हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है सजीव जगत में विविधता। यहाँ पे सबसे पहले सुभाषित किया गया है कि पहले संस्कृत में लिखा है और उसके बाद में उसका हिंदी में अनुवाद लिखा है। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। जिसका अर्थ होता है, बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही दे देते हैं। ठीक है, यानी जो वृक्ष होते हैं वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों का कल्याण करने के लिए होते हैं और खुद कठिनाइयों का सामना करके दूसरों की भलाई का काम करते हैं। आगे यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से एक कहानी के बारे में बताया गया है कि कुछ बच्चे जो है अपने अध्यापक के एक सहयोगी के साथ में घूमने के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं। तो वही यहाँ बताया गया है, कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। मनीराम चाचा पक्षियों की आवाज़ यानी पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। वे विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना प्रारंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुनें। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनसे घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव यानी जो पक्षियों की आवाज़ होती है, पक्षियों की चहचहाहट होती है, विद्यार्थी उनको सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है। यह प्रकृति की विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों को नकल करने का अनुरोध करते हैं। यानी कि जो साथ में जो मनीराम चाचा गए थे उनसे डॉक्टर वो कहते हैं कि आप कुछ पक्षियों की आवाज़ निकालिए, यानी कुछ पक्षियों की ध्वनि को उनकी नकल करिए। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। जैसे कि आप सभी कोयल जब बोलती है तो आप भी कोयल के साथ में बोलते होंगे, ठीक है, तो कोयल भी बार बार बोलती है। तो वैसे ही यहाँ पे उन्होंने भी पक्षियों की आवाज़ निकाली तो बच्चों ने भी उनकी नकल की। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं की विविधता के बारे में बताया गया है। कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से बताया गया है कि अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाएं और प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न कीटों, पक्षियों, पौधों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंड या तेज हवा इत्यादि को भी अंकित करने की बात की गई है।
आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों फूलों को एकत्रित करके उसका स्क्रैप बुक बना सकते हैं। प्रकृति में पौधे और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती ना तोड़ें। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों को अंकित करें और उनके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे टेबल दी गई है, बताई गई है कि टेबल 2.1, ये देखिए यहाँ पे ये टेबल दी गई है। इसमें आपको यहाँ पे कुछ अंकित किया गया है और उसके साथ में उसकी विशेषताएं बताई गई हैं और कुछ यहाँ पे कुछ विकल्प जो है छोड़ दिए गए हैं जिनको आपको खुद से भरना है। ठीक है, आगे 2.1 में जो है जो चित्र है इसमें घास का चित्र दिखाया गया है कि घास कैसी दिखती है। तुलसी का पेड़ सबके घरों में होता है, ठीक है, और गुड़हल का फूल आपने देखा होगा, इसे चाइना रोज भी कहते हैं। तो आइए यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इसको देख लेते हैं। क्रम संख्या 1 में स्थानीय नाम बताया गया है। घास सामान्य पौधा है जिसका नाम घास है। उसका तना कैसा होता है? कोमल होता है, पतला होता है। पत्तियां उसकी कैसी होती हैं या फिर उसके पत्तियों का विन्यास कैसा होता है? अभिविन्यास। तो अभिविन्यास क्या होता है बच्चों? पत्तियों की आकृति कैसी होती है, ठीक है, जैसे कि कुछ पत्तियां कुछ इस तरह से होती हैं, ये आपकी गुड़हल की पत्ती इस तरह से होती है ना, और कुछ पत्तियां इस तरह से होती हैं, कुछ पत्तियां से साधारण होती हैं, ऐसे होती हैं, ठीक है। तो सभी पत्तियों का जो है अभिविन्यास या सभी पत्तियों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। तो उसी के बारे में बताया गया है। सामान्य घास की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? तो तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है, ठीक है। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, ये समानांतर जो है तने के समानांतर जो है एक पतली सी पत्ती निकलती है, एकांतरित इसका विन्यास होता है। आगे फूल बताया गया, तो घास में तो फूल होता नहीं है, ठीक है, तो इसमें आप ऐसे खाली स्थान छोड़ सकते हैं। कोई अन्य अवलोकन या विशेषता बताइए। तो इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। कोई अन्य विशेषता बता सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी का तना कैसा होता है? तुलसी का तना कठोर होता है और पतला भी होता है। और इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं और इसका फूल गुलाबी या बैंगनी होता है। इसकी अन्य विशेषता बता सकते हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? इसकी पत्तियां हरी होती हैं। गुड़हल कठोर होती हैं, इसका तना कठोर होता है, मजबूत होता है, ठीक है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? तो इसकी पत्तियां जो है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पत्तियों के बारे में बताया गया है नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो गुड़हल की पत्ती कैसी होती है? जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त होती है, ठीक है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है गुड़हल की पत्ती का। तो गुड़हल की पत्ती कैसी होती है? समानांतर जालिका रूपी सिरा विन्यास होती है। आगे नेक्स्ट अगले पॉइंट में बताया गया है, यहाँ पे देखिए। तो गुड़हल का फूल कैसा होता है? गुलाबी होता है, लाल होता है। आजकल विभिन्न रंगों के गुड़हल पाए जाते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, ठीक है, सफ़ेद होते हैं। तो मेनली जो चाइना रोज होता है वो तो लाल कलर का होता है, ठीक है। और उसकी पत्तियां कैसी होती हैं? यहाँ पे देख लीजिए, तो पत्तियां हरी लिख सकते हैं। नीम का जो पेड़ होता है मजबूत होता है, कठोर होता है और मोटा होता है, ठीक है। इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? तो इसकी पत्तियां जो है जैसे गुड़हल की पत्तियां होती हैं वैसी ही होती हैं, बस थोड़ा सा उसके आकार में विभिन्नता देखी जाती है। और इसके पुष्प जो है सफ़ेद रंग के, छोटे छोटे सफ़ेद रंग के पुष्प पाए होते हैं। चिकनी सतह वाली पत्तियां होती हैं इसकी। अन्य यहाँ पे विभिन्न प्रकार के और भी आप चाहें तो पौधों या पेड़ों के नाम अंकित करके उनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि पेड़ लंबा हो अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तने का हो सकता है, या फिर विभिन्न आकृतियों वाली पत्तियां हो सकती हैं, और तने पर पत्तियों का विन्यास भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। फूलों का रंग और आकृति, सुगंध भी, उसमें भी विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। आगे दूसरी तालिका दी गई है जिसमें हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन करने की बात की गई है। इसमें पहला जंतु का नाम बताया गया है कौवा। ये इसका रहने का स्थान क्या है? वृक्षों पर रहता है। भोजन कीड़े मकोड़े खाता है, ठीक है। इसके अलावा फल भी खाता है, यहाँ पर फल भी मेंशन कर सकते हैं।
गति कैसी होती है, तो ये तो उड़ता है या फिर चलता है ज़मीन पे। अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो चोंच में टहनी लिए हुए, यानी कि जब सैर करने के लिए पिकनिक पे बच्चों को लेके गए थे तो उन्होंने क्या देखा था, तो हो सकता है किसी बच्चे ने देखा हो कि चोंच में टहनी लिए हुए हो, कोई जो है लकड़ी का टुकड़ा, कोई कौवा लेके बैठा हो, अपने घोंसला बना रहा हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो ऐसा लिखा गया है। आपने अगर कभी रोटी का टुकड़ा लिए चोंच में देखा हो कौवे को, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चींटी, चींटी का रहने का स्थान क्या है, मिट्टी में, मिट्टी के अंदर ज़मीन पे बिल बना के रहती हैं, यानी बिलों में रहती हैं। और इनका भोजन क्या हो सकता है, कीट खाती हैं, बीज खाती हैं, पत्तियाँ खाती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करती हैं, ज़मीन पे चलती हैं। इनकी गति किस प्रकार से होती है, चलने की गति होती है। अवलोकन में क्या देख सकते हैं आप, उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 6 पाद होते हैं, यानी 6 उसके पैर होते हैं। गाय, गाय कहाँ रहती है, तो ये गाय जो है स्थल पे रहती है या ज़मीन पे रहती है। घास, पत्तियाँ, ये इसका भोजन होता है, चारा होता है। गति कैसे होती है, तो इसके ये भी चलती हैं, ठीक है। इसके कितने पैर होते हैं, आप लिख सकते हैं 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है ना। कुछ भी आप उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अन्य यहाँ पे जानवरों का नाम मेंशन करके और जो भी आपने देखे और उनकी विशेषताओं को ऐसे ही लिख सकते हैं। आगे बताया गया है कि आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं, मेढक जैसे कि कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं, है ना। यानी कि ये क्या होते हैं, उभयचर होते हैं, जल पे भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। मेढक जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता देखने को मिलती है। आपने जिन पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपने नोटबुक में बनाएं और उनके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों और फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक को तैयार करें, यानी कि उसका सृजन करें। आगे यहाँ पे आइए महत्व को समझें। इसमें जो है कुछ क्रियाकलाप बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं, यानी ऊपर बताया गया कुछ पौधे जंतुओं के बारे में। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं। इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप आगे और करने के लिए बताए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, आगे बताया गया है कि पौधों एवं जंतुओं में समूह बनाने का कुछ संभावित आधार क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप कोई टेबल बनाएं या कोई समूह बनाएं जिसमें पौधों और जंतुओं के बारे में बताना हो, तो किस किस आधार पे आप जो है उस टेबल को बना सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि फूलों की उपस्थिति है या नहीं, यानी कि उस पौधे में, उस पेड़ में पुष्प पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो पुष्पों की या फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे हम समूह बना सकते हैं पौधों का। उनके जो है कैसे होते हैं, तना कैसा होता है ना। इसके अलावा उनका खान पान, स्वभाव जंतुओं का देख लेते हैं। रहने का स्थान कैसा होता है, ठीक है। इन आधारों पे हम बना सकते हैं। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं और वे कैसे चलते हैं, ठीक है। समूह बनाने का क्या महत्व होता है। समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना जो है सरल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्ययन, हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक उनके बारे में जान सकते हैं। तो पौधों के समूह कैसे बनाएं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपने देखा होगा कि पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, आकार, रंग और व्यवस्था में भिन्न होती हैं। आपने पिछले क्रियाकलाप में पौधों की उपर्युक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों को समूह बनाने का प्रयास किया था।
आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जाते हैं या बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बनाएं। ठीक है, तो और विस्तार से यहाँ पे बताया गया है कि पौधों का अवलोकन कैसे करना है और उनका समूह कैसे बनाना है। ठीक है, तो जैसे पौधों के ऊंचाई कितनी होती है, विभिन्न पौधों की ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक है, उस आधार पे और उसके तनों को छू के आप देख सकते हैं तना हरा है या भूरा है, उस आधार पर जो है उसकी कठोरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस आधार पे आप अलग अलग पौधों को अलग अलग क्लासीफाइड कर सकते हैं। पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, वे भूमि के निकट निकलती हैं या फिर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन सब चीज़ों का अवलोकन करके कुछ उदाहरणों के साथ में आप जो है यहाँ पे रिक्त स्थान भर सकते हैं। ऊंचाई और तने के प्रकृति के आधार पर पौधों के समूह बनाने की बात यहाँ पे की गई है। तो जैसे कि पहला है आम का पौधा कैसा होता है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो वो आम के पौधे या पेड़ की ऊंचाई काफ़ी होती है, ऊंचा पौधा होता है, छोटा नहीं होता है, ना ही मध्यम होता है ना। तने की आकृति कैसी होती है, तना जो है उसका भूरा होता है, कठोर होता है और मोटा होता है। भूमि के निकट शाखाओं का प्रकटन कैसे होता है, क्या भूमि के निकट ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ से पौधा निकला तो क्या तने का यहीं से निकलने लगते हैं ना, नहीं। जब पेड़ छोटा होता है तब तो यहीं से निकलते हैं, लेकिन जब पेड़ मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो आपने देखा होगा पेड़ कुछ इस तरह से होता है, फिर उसकी शाखाएं यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह से वो बड़ा सा वृक्ष बन के तैयार होता है। तो आप यहाँ पे भूमि के निकट लिख सकते हैं नहीं। आगे तने की ऊंचाई पर, तो हाँ आम का जो वृक्ष होता है उनकी जो तना होता है वो ऊंचाई पर निकलते हैं। ठीक है, उनका प्रकटन यानी प्रकट कहाँ से होते हैं, ऊंचाई पर प्रकट होते हैं, भूमि के निकट प्रकट नहीं होते। पादप समूह का नाम क्या है, तो ये क्या है, वृक्ष है। जो आम का पेड़ होता है वो क्या है, बड़ा सा वृक्ष बन के तैयार होता है। आगे देखते हैं गुलाब के बारे में क्या बताया गया है। तो गुलाब जो है मध्यम ऊंचाई पे होता है, उसका जो तना होता है भूरा होता है, यानी जब मैच्योर हो जाता है उसका तना तो भूरा होता है, लेकिन प्रारंभ में कैसा रहता है, हरा ही रहता है। मैच्योर होने पे वो भूरा हो जाता है, कठोर होता है और पतला होता है। ठीक है, मजबूत होने के साथ साथ क्या होता है, उसका तना पतला होता है। तो भूमि क्या आगे बताया गया, क्या भूमि के निकट होता है उसका शाखाओं का प्रकटन, तो हाँ होता है। तने की ऊंचाई कितनी होती है, तने की जो शाखाएं होती हैं उनकी ऊंचाई पे होती हैं, तो नहीं, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होती हैं। ठीक है, उसका जो तने का प्रकटन होता है, उनकी शाखाओं का प्रकटन वो नीचे से ही होने लगता है। पादप समूह का नाम क्या है, तो झाड़ी है। टमाटर बताइए, टमाटर छोटा सा पेड़ होता है और हरा रंग, हाँ उसकी शाखाएं हरी होती हैं, कोमल और पतला होता है, यानी ना इसका मुलायम तना होता है, पतला तना होता है, और शाखाओं का प्रकटन भूमि के साथ में हो जाता है। हाँ आगे बताया गया तने की ऊंचाई पर शाखाओं का प्रकटन होता है। तो तना, जैसे मान लीजिए छोटा सा जो है पेड़ है और यहीं से जो है उसकी शाखाओं का प्रकटन होने लगता है, तो यहाँ पे होगा हाँ। आगे ये क्या है, किस प्रकार का पौधा है टमाटर, तो ये शाख है। ठीक है, आपको शाख, झाड़ियों और वृक्षों के बीच में अंतर दिखाई दिए, यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गुलाब में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे तने की ऊंचाई जो है पास में नीचे से शाखाएं निकलने लगती हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा, हाँ ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं टमाटर का है वृक्ष, शाख है, पौधे का प्रकार कैसा है, शाख है। गुलाब क्या है, झाड़ी है, और आम का जो है पेड़ कैसा होता है, वो वृक्ष है। आगे जो है कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठकीय होते हैं। काष्ठकीय मतलब लकड़ी। ठीक है, लकड़ी होती है, मजबूत होती है लकड़ी। उनके शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। ऐसे ही आप अपने आसपास बहुत सारे पेड़ों को देखते होंगे। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। ठीक है, प्रायः इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय यानी लकड़ी जैसे तने होते हैं, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में ही निकलने लगते हैं। तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे वृक्षों को झाड़ी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गुलाब का पेड़ है। अन्य भी जो पुष्प के पेड़ होते हैं, जैसे कि गुड़हल का पेड़ है, चांदनी का पेड़ है। ठीक है, तो ये सभी झाड़ियाँ होती हैं।
आगे बताया गया शाक क्या होते हैं। तो शाक क्या होते हैं, कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं, उन्हें शाक कहा जाता है। जैसे कि टमाटर का पेड़ हो गया, ठीक है। और भी जो है शाक के उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में बताइए, शाक के उदाहरण बताइए। आगे कुछ तने के बारे में बताया गया कि तना कैसा होता है। तो कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं, दुर्बल मतलब कमज़ोर होते हैं, और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता या क्लाइंबर कहा जाता है। क्लाइंबर को जो है चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैल कर बढ़ते हैं, इन्हें विसर्पी लता या क्रीपर कहते हैं, ठीक है। जितने भी कुकुरबिटेसी के होते हैं, मतलब ये जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, है ना, तो ये सभी जो है विसर्पी लताएं होती हैं। इसके अलावा कद्दू है, लौकी, ठीक है, ये सभी विसर्पी लताएं के उदाहरण हैं। आरोही में जैसे कि करेला है और तुरई है, इन सबको चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप बताया गया, जैसे कि प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखा होगा। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में विभिन्नता दिखाई दी होगी, आपने देखी होगी। जैसे कि कुछ पत्तियाँ गुड़हल की पत्तियाँ जैसी होती हैं, इनका जो शिरा विन्यास होता है वो जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त होती हैं। इसके अलावा कुछ पत्तियाँ समानांतर शिरा विन्यास वाली आपने देखी होंगी। उदाहरण के लिए जैसे केले की पत्तियाँ होती हैं, उनका जो शिरा विन्यास होता है वो समानांतर होता है, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आपने घास की पत्तियाँ देखी होंगी, उनका शिरा विन्यास भी समानांतर युक्त होता है, ठीक है। अंतर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पतले पतले होते हैं और इनके जो है चौड़ाई होती है, ये समानांतर शिरा विन्यास इनका होता है। शिरा विन्यास का तात्पर्य क्या है, आप समझ पा रहे हैं शिरा विन्यास मतलब क्या। इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, इन दोनों चित्रों में, चित्र खा और गा में, इनका जो शिरा विन्यास है वो समानांतर है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, जैसे जो घास का है, इसमें जो शिरा विन्यास है, पत्तियाँ जो है समानांतर हैं, ठीक, पैरेलल जो है चल रही होंगी ऐसे करके। और जबकि केले का शिरा विन्यास भी समानांतर है, लेकिन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, इसके समानांतर ऐसे ऐसे, ठीक है। ये भी शिरा विन्यास समानांतर है, लेकिन यहाँ पे ये कैसा है, जालिका युक्त शिरा विन्यास है गुड़हल की पत्तियों में, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जो है जाली बना रही होती हैं इस तरह से, ठीक। तो ये विभिन्न प्रकार के आपने शिरा विन्यास को देखा विभिन्न प्रकार की पत्तियों में। अब यहाँ पे इनके बारे में समझ लीजिए। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं, इन पतली रेखाओं को शिराएं कहते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने बताया, जो जैसे कि जालिका रूपी शिरा विन्यास था, तो ये जो आपको लाइन दिख रही हैं, ये क्या है, ये शिराएं होती हैं, इन्हीं से मिलकर जो है शिरा विन्यास बन के तैयार होता है। तो ये कैसा था, ये जालिका रूपी शिरा विन्यास था। शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिरा विन्यास कहा जाता है। आपने चित्र में देख लिया ऊपर, और इनके अंतर को भी आपने देखा था। आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका रूपी शिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियाँ। आगे देखिए, इस शिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में शिराएं समानांतर चलती हैं। इस पैटर्न को समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए केले की पत्तियाँ और घास की पत्तियाँ, ठीक है। इसमें शिरा विन्यास कुछ ऐसा होता है। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? अगर बनाए जा सकते हैं तो आप लोग टेबल बनाइएगा। आइए इन पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं। क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं? इसके बारे में आइए जानते हैं। तो यहाँ पे क्रियाकलाप बताया गया है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जड़ों में विभिन्न प्रकार के पौधों में अलग अलग प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। आप किसी खुले मैदान में जाइए जहाँ जंगली शाक और घास उग रहे हों। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाकों का उपयोग कर सकते हैं।
खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना कुछ विभिन्न प्रकार के शाकों को सावधानीपूर्वक खोदकर बाहर निकालें। शाकों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं ताकि आसानी से जड़ें बाहर निकल आएं। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात शाक को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि क्या शाक लगातार जीवित रहें या वृद्धि करें। ठीक है, यहाँ पे जड़ों के प्रकार बताए गए हैं। तो जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो सामान्य जड़ जिसे मूसला जड़ तंत्र बोलते हैं, और दूसरा है सामान्य घास के पौधे में झक्कड़ या फिर रेशेदार जड़ तंत्र। ठीक है, एक तो मूसला जड़ तंत्र होता है, दूसरा रेशेदार प्रकार का जड़ तंत्र आपको देखने को मिला होगा अगर आपने अवलोकन किया होगा कभी। तो सरसों के जो पौधे होते हैं उसमें मूसला जड़ पाई जाती हैं। इसके अलावा जो घास होती है उसमें जो है रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और मूसला जड़ें कैसी होती हैं? सीधे होती हैं, एक मेन रूट होती है और उसमें जो है ब्रांचेस डिवाइड होती हैं, वो होती हैं मूसला जड़ तंत्र। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं, उसको चित्र 2.5 का और चित्र 9.ख में प्रदर्शित पौधों की जड़ों से आप क्या विभिन्नताएं देखते हैं, इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बीच में क्या होगी, एक मेन रूट होगी, उसके बाद में वहाँ से अन्य पार्श्व जड़ें निकलेंगी। तो ये किस प्रकार की जड़ है? ये मूसला जड़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद में मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उदाहरण आप गुड़हल दे सकते हैं। 2.1 में आप इसको देखिएगा ऊपर। 2.5 में दिखाया गया है कि चित्र 2.5 का में दिखाया गया है कि पौधा एक सामान्य घास का पौधा है। इस पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं जो तने के आधार से निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे 2.5 में आप देख सकते हैं, ये तने के पास से ही जो है बहुत ढेर सारी जड़ें निकल रही हैं और जड़ें जो है मुख्यतः गुच्छों के रूप में पाई जा रही हैं। तो ये किस प्रकार का जड़ तंत्र है? ये इसको बोलते हैं जड़ों का झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ से कहते हैं। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित आपने की है? यदि हाँ, तो इसकी जड़ें किस प्रकार की हैं आप देख सकते हैं। आगे फिर से यहाँ पे क्रियाकलाप बताया गया है पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ों के प्रकार के बारे में। लेमन ग्रास घास का जो पत्तियों का शिराविन्यास कैसा होता है, वो समानांतर होता है और जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? रेशेदार जड़ें होती हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं सरसों का। तो सरसों की पत्तियों का शिराविन्यास कैसा होता है? तो उनका शिराविन्यास होता है जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं जालिका रूपी। और उनकी जड़ें कैसी होती हैं? तो उनकी जड़ें होती हैं मूसला जड़। ठीक है, सरसों की जड़ें कैसी होती हैं? मूसला जड़, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य पौधों के नाम लिख के उनकी पत्तियों का शिराविन्यास और जड़ के प्रकार को यहाँ पे लिखा जा सकता है, आप लोग लिख सकते हैं। सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती हैं, जबकि जिनमें समानांतर शिराविन्यास होता है उनमें झकड़ा जड़ें होती हैं। मुख्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, जालिका रूपी शिराविन्यास पत्तियों की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर पत्तियाँ जो है जालिका रूपी उनमें शिराविन्यास देखने को मिल रहा है तो उनकी जड़ें कैसी होंगी? उनकी जड़ें होंगी मूसला जड़ें। ठीक है, जबकि जिनमें समानांतर शिराविन्यास होता है, जैसे कि केले के पौधे में आपने देखा था या फिर घास में आपने देखा है ना, तो उसमें शिराविन्यास अगर समानांतर शिराविन्यास देखने को मिल रहा है तो उनकी जड़ें कैसी होंगी? तो उनकी जड़ें होती हैं रेशेदार जड़ें या फिर झकड़ा जड़ होती हैं। ठीक है, चने का पौधा मूसला जड़
और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास का एक और उदाहरण है। गेहूं का पौधा जकड़ा जड़ें और पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास का उदाहरण है। ठीक है, तो ये कुछ और उदाहरण बताए गए हैं। आगे आइए हम देखते हैं बीजों के बारे में देख लेते हैं। क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती के शिराविन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? तो सभी बीज एक जैसे नहीं होते हैं। इसको हम आइए क्रियाकलाप के माध्यम से इसमें देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चने और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगोएं। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। ठीक है, चने का जो ऊपर की परत होती है, छिकला होता है, उसको हटा दें और उसके बाद में उसके अंदर खोल के उसके अंदर की संरचना को देखें वो कैसा दिखाई देता है। अब चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे एक जैसे दिखाई देते हैं या फिर उनमें कोई विभिन्नता दिखाई देती है? तो जो चने का बीज होता है वो द्विबीजपत्री होता है। ठीक है, यानी कि वो बीज से डिवाइड हो जाता है और कैसा होता है, द्विबीजपत्री होता है। इसमें जो बीज पत्र पाए जाते हैं दो पाए जाते हैं। जबकि जो मक्का होता है वो बीज से डिवाइड नहीं होता है और वो उसमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होता है। प्रत्येक भाग को बीजपत्र यानी कि कॉटिलीडन कहा जाता है। इन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, यानी कि चने का जो बीज है उसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, 2 कॉटिलीडन पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें डाइकॉटिलीडन्स या डाइकॉट कहा जाता है। यानी इसमें 2 बीज पाए जाते हैं, इसलिए 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, इसीलिए इसे द्विबीजपत्री बीज कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइकॉट या डाइकॉटिलीडन्स कहते हैं। मक्के के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है, यानी एक ही बीजपत्र पाया जाता है, इसीलिए इन बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री कहा जाता है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनो में सिंगल, मोनोकॉटिलीडन्स या फिर मोनोकॉट कहा जाता है। ठीक है, तो डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री और मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री। आगे बताया गया है कि आप पौधों में पत्ती के शिराविन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीजपत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं? तो आप इसको कैसे देखते हैं? जो भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें पत्तियों का शिराविन्यास और जड़ तंत्र कैसा पाया जाता है? तो मुख्यतः द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है और मुसला जड़ तंत्र पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस लाइन को। इसके अलावा जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें एक बीजपत्री पौधों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है और इसमें जो है रेशेदार जड़ें यानी झकड़ा जड़ तंत्र पाया जाता है जो एक बीजपत्री होते हैं। उदाहरण के लिए मक्का हो गया। ठीक है, तो मक्का का जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? मक्के की पत्तियां कुछ इस प्रकार से होती हैं, समानांतर शिराविन्यास उसमें पाया जाता है। ठीक है, एक बीजपत्री होती हैं और उनकी जड़ें कैसी होती हैं? उनकी जड़ें जो है रेशेदार जड़ें होती हैं। और जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जालीनुमा होती हैं। ठीक है, उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? उनका शिराविन्यास जालिका रूपी होता है और जबकि उनका जड़ तंत्र कैसा होता है? उनका जड़ तंत्र मूसला जड़ तंत्र होता है। अब देख लेते हैं जंतुओं के समूह। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए थे। आइए इनमें से कुछ और का विस्तार से चर्चा करें। तो आप यहाँ पे गति के आधार पर विभिन्न जंतुओं को विभिन्न गतियों के आधार पर अलग अलग क्लासीफाइड कर सकते हैं। उनके स्थान उनके जो निवास स्थान हैं, कहाँ रहते हैं, उस आधार पर अलग कर सकते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगों के उपयोग के आधार पर भी
इनको अलग किया जा सकता है। इन जंतुओं में विविधता यहाँ पे इस चैप्टर के माध्यम से समझाई गई है। ठीक है, तो ये एक जैव विविधता का उदाहरण दिया गया है। विभिन्न जंतुओं में जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। अब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। आइए यहाँ पे तालिका में देख लेते हैं जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के बारे में। पहला जंतु का नाम है चींटी। चींटी किस तरह से गति करती है, तो वो चलती है अपने टांगों से, पैरों से। उसके कितने प्रकार टांगों से उसकी कितनी टांगें होती हैं? 6 टांगें होती हैं। बकरी टांगों से गति करती है, चलती है या फिर कूदती है, कूद कर भी वो गति करती है। कबूतर उड़ते हैं, उड़कर गति करते हैं। अब वो पंखों के द्वारा वो अपने गति करते हैं। मक्खी है, चलती है और उड़ती है पैरों और पंखों के माध्यम से। मछलियाँ जो है अपने फिन से जो है तैरती हैं, पंखों से। ठीक है, तो गति कैसे करती हैं वो, यहाँ पे लिख सकते हैं तैरना। ठीक, इसी प्रकार से अन्य जंतुओं के नाम लिख के यहाँ पे गति के प्रकार और किसके द्वारा वो गति करती हैं, किस अंग के माध्यम से, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती हैं। कुछ जंतु उड़ सकते हैं, कुछ जंतु रेंग सकते हैं और कुछ जंतु दौड़ते हैं, चलते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं की उनकी गति के आधार पर समूहों में बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की गति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे यहाँ पे एक वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है जिनका नाम था जानकी अम्मान। ये एक भारतीय वनस्पतिक यानी बॉटनिस्ट थी जो कि पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है, तो जानकी अम्मान जो कि भारतीय वनस्पति शास्त्री हैं, ये जो है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी और मुख्य भूमिका इन्होंने उसमें निभाई थी। क्या थी साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह जो है केरल के पालक्काड़ जनपद के एक, यहाँ पे देखिए लिखा है, यह केरल में पालक्काड़ जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। तो जो केरल के पालक्काड़ जनपद का जंगल था, वहाँ पे किस प्रकार के पौधे पाए जा रहे हैं, तो आर्द्र सदाबहार वन वहाँ पे हैं और जो समृद्ध हैं जैव विविधता में, उसको संरक्षित करने के लिए साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आम जनों के द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा था। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों के लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध प्रसाधनों का प्रयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने इन सभी संसाधनों के इस्तेमाल से जो है साइलेंट वैली को सफल बनाया था। तो ये किस नदी पर बांध के विरुद्ध था, तो कुंतीपुड़ा नदी के समीप जो है जल विद्युत बांध बनाया जाने का प्रस्ताव था। इसको जो है खारिज करने के लिए, रद्द करने के लिए यह अभियान चलाया गया था, यह आंदोलन चलाया गया था। और यह आंदोलन कहाँ पे था, तो केरल के पालक्काड़ जनपद में था और ये साइलेंट वैली को बचाने के लिए था। ठीक है, साइलेंट वैली नाम याद रखिएगा। आगे
विभिन्न परिवेश में पौधे एवं जंतुओं के बारे में बताया गया है। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेश में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया था। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को ही ले लेते हैं। तो मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए उनके पास धारा रेखित स्ट्रीमलाइंड शरीर और फिन यानी पग होते हैं। ठीक है, धारा रेखित यानी कि कुछ इस तरह से उसका संरचना होती है। यहाँ पे लास्ट में फिन पाई जाती हैं, यहाँ पे फिन पाई जाती हैं जो कि उस जल में मूवमेंट करने के लिए उनकी हेल्प करती हैं। इसके अलावा बकरी का आपने एग्जाम्पल लिया था, तो बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से वो गति करती है यानी चलती है। तो जंतुओं के आकार और आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होती है। यहाँ पे जंतु द्वारा गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है और बकरी अपने टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है। यहाँ पे एक और टेबल दी गई है, तालिका दी गई है, जिसमें विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले जंतु और पौधों के बारे में बताया गया है। जैसे मरुस्थल में ऊँट रहता है, पर्वतीय क्षेत्रों में देवदार के वृक्ष हैं, महासागरों में मछलियाँ रहती हैं, जंगल में शेर रहता है। ठीक है, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के आप उदाहरण लिख सकते हैं। इसके अलावा मरुस्थल में और कौन से जीव रहते हैं, यहाँ पर उनके नाम मेंशन कर दीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष हो गए। ठीक है, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कैक्टस नागफनी पाई जाती है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में और कौन कौन से वृक्ष या फिर जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, आगे विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपने क्या अवलोकन किया? आपने अवलोकन कर सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। 2.6 में आपने देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु एक अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान एलक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी, जो कि 2.9 में चित्र में आप देख सकते हैं, तो नागफली के पौधों को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार वृक्षों को देखा। साथ ही उसने यह भी बताया कि वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और उनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है? जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपस्थित होता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसीलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता भी करते हैं। तो जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं उनका जो तना होता है कैसा होता है? मांसल होता है। कुछ या बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने वाले कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ़ गिरने के पश्चात वो वहाँ पे उनकी पत्तियों पर टिके ना, यानी कि फिसल के नीचे गिर जाए। तो उनकी बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ़ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से फिसल जाती है। इसीलिए उनकी जो पत्तियां होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम देवदार के वृक्ष को ले लेते हैं, तो देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति होती है और कुछ इस तरह से उनके वृक्ष होते हैं, शंक्वाकार होती है और नीचे की तरफ उनकी पत्तियां झुकी होती हैं। ठीक है, ऐसे करके पत्तियां निकलती हैं जो कि आसानी से बर्फ़ को सहन करने में उनकी सहायता करती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊँट, लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊँट में आप अंतर को देखिए कि उन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है और अंतरों के आधार पर ऊँटों के क्या लाभ होते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में। तो जो ये 2.11 जो चित्र है वो राजस्थान के गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊँट है, और जो लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊँट है। इसके आप खुर को देखिए कैसा है, चपटा है, और स्तर से जो है नीचे से क्या है, चपटा है और चौड़ा है। जबकि जो लद्दाख यानी ठंडे स्थल में लद्दाख में पाया जाने वाला जो ऊँट है उसके खुर कैसे हैं, उसके पैर कैसे हैं, कम चौड़े हैं, ठीक है, जो कि बर्फ़ में चलने में इसकी सहायता करते हैं। और जो खुर इसके हैं गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊँट के, उसके कैसे हैं, चौड़े हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली लद्दाख के जो मरुस्थल में रहने वाले ऊँट होते हैं। तो गर्म मरुस्थल के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं और खुर कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने बताया था कि ऊँट लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थलों की ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सहायता या सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता है। ऊँट अपने कुबड़ में संचित भोजन, यानी जो भोजन कुबड़ में वो संचित करके रखते हैं, जो फैट को संचित करके रखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। गर्म मरुस्थलों में ऊँटों में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायता करता है। ठंडे मरुस्थलों के ऊँटों में 2 कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के नीचे तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में सहायता करते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती हैं, उसको बताइए। आगे कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकन को साझा करने आरंभ करते हैं। राजस्थान में रहने वाली काशी ने कहा, ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूँकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं, इसीलिए बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। आगे फिर माया कहती है कि माया ने नीलगिरी के शोला वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस के विषय में बताया। लाल फूल बुरांस जो कि नीलगिरी में पाए जाते हैं, इन्हें हम रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनकी पत्ते जो है छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में भी जीवित रह सकें। सिक्किम में रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे भी देखे, इसलिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी भिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विशिष्ट विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। सागर ने अपने सहपाठियों को बताया कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारा रेखित शरीर उनके लिए जल में तैरना आसान बना देता है। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं के किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे नीलगिरी में बुरांस और सिक्किम में बुरांस के पौधों को में आप विभिन्नता को देख सकते हैं। जो नीलगिरी बुरांस पाया रहा है, नीलगिरी में बुरांस के पौधे पाए जा रहे हैं छोटे होते हैं, जबकि जो सिक्किम में पौधे पाए जा रहे हैं बुरांस के वे बड़े होते हैं।
इसके अलावा देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन हैं जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। तो आवास किसे कहते हैं? जहाँ पे पौधे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनसे उनका आवास कहा जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र है या महासागर है। ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है। बुरांश का आवास क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। तो पौधों और जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो आगे यहाँ पे एक वैज्ञानिक का परिचय देते हुए बताया गया है कि सालिम अली ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। यानी जहाँ जहाँ वे विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, उनका आवास कैसा है, ठीक है, वे कहाँ रहते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में उन्होंने प्रलेख को तैयार किया। पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया। उन क्षेत्रों के संरक्षण के भी उपाय किए, जैसे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान और रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, मंड्या, कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला भी लिखी थी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष यानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का पक्षी पुरुष कौन है, तो कौन है? सलीम अली है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सलीम अली। आगे बताया गया है कि थल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि तालाब हो गया, झील, नदियाँ, महासागर जलीय आवास के उदाहरण हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रहते हैं, जैसे कि उभयचर जंतु। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? उभयचर जंतु कहते हैं, जो कि जल पे भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं। जैसे मगरमच्छ हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल, मेढक हो गया, कछुआ हो गया, ये सभी उभयचर जंतुओं के उदाहरण हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? आप माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधे, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जानें जिन्हें वे बचपन से प्रायः देखते थे लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जब उनके रहने का स्थान ही नष्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे उस पेड़ पौधे या फिर वे जंतु भी विलुप्त होने लगेंगे। पौधे और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे जैव विविधता की हानि होती है। आगे भारत में बंगाल बाघ, चीता, गोडावड़ यानी ग्रेट बर्ड बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में, ये ईयर याद रखिएगा, 1973 में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी या कब से इसका प्रारंभ हुआ? 1973 से। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना यानी कि चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में गोडावड़ के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। आगे सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में बताया गया है, यानी पवित्र उपवन क्या होते हैं। तो परंपरागत रूप से संरक्षित वनों को पवित्र उपवन कहा जाता है। पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र हैं जिनका आकार बहुत
छोटे से लेकर बहुत बड़े तक ये हो सकते हैं। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधे समेत विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं का घर होते हैं। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और जहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं होती है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में क्या बता सकते हैं? पश्चिम घाट का एक पवित्र उपवन का चित्र यहाँ पे बताया गया है। तो हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि पेड़ों और जंतु बचे रहें और फलते फूलते रहें। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे आगे एक्सरसाइज दी गई हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है उचित आहार, स्वास्थ्य शरीर का आधार। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।